Good afternoon, everyone. Welcome back to English with Karthik Sir official YouTube channel. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So let's start the session. हम स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को. बिहार एस्टेट 2025 आपको पता है जो एग्जाम है वो जुलाई में होने वाला है. हम कह सकते हैं जुलाई या फिर अगस्त. यदि हम लिटरेचर में की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर का जो सब्जेक्ट के यदि हम सिलेबस की बात करेंगे तो बिहार एस्टेट में सिलेबस इज लाइक अ ओशन. एक समुंदर की तरह है यहाँ पर और हमें यहाँ से सिलेक्शन लेना और पढ़ना और समझना और जानना और एग्जाम में जाकर हमें परफॉर्म करना है. ये तीनों बहुत अलग अलग चीजें हैं. तो आइए चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन को. अभी कुछ दिन एक दो दिन सेशन जो है वो आपके पेन टैप पर ही चलेगा. एक्चुअली मेरा स्टूडियो में थोड़ा सा काम चल रहा है, इसकी वजह से अभी हम सेशन को स्टूडियो से नहीं ले पा रहे हैं. ओके, इंग्लिश लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं. लाइक एज अ हंट्समैन, किसकी बात कर रहे हैं? लाइक एज अ हंट्समैन. यदि हम हंट्समैन की बात करेंगे तो ये वर्क जो है वो एडमंड स्पेंसर का है. लेकिन हम चाहते हैं कि इस सेशन को स्टार्ट करें तो एक कोट से हम स्टार्ट कर लेते हैं. कहते हैं कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं. मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं. वेलकम टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. दिस इज योर मेंटर कार्तिक गुप्ता. आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को. यदि हम इस क्लास की टाइमिंग की बात करेंगे तो जो इस क्लास का जो टाइमिंग है वो है आपका 1 PM. एक क्लास जो है वो कितने बजे होती है सर? 1 बजे क्लास होती है दोपहर में. कितने बजे होती है सर? 1 PM पर एक क्लास होती है. तो आप डेली बेसिस पर 1 PM पर क्लास में जुड़ा करो, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी. यदि हम बात करते हैं तो एडमंड स्पेंसर ने एक बहुत प्यारी एक सोनेट लिखी है अपनी, लाइक एज अ हंट्समैन. लाइक एज अ हंट्समैन की हंट्समैन होता क्या है? हंट्समैन मीन्स शिकारी जो कि हिरनी का शिकार करता है, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है. एक्चुअली में एक लव के ऊपर है कि एक प्रेमी कैसे प्रेमिका को पाने की कोशिश करता है, एक लवर कैसे लव्ड को अचीव या उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, फिर वो कैसे उसकी लव्ड उससे भाग रही होती है. इस सारी की सारी बातें हम यहाँ पर आज करने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन. बहुत स्टार्टिंग बहुत एक एक चीज को पढ़ेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे कि एक इस वर्क के लाइक एज अ हंट्समैन. यदि हम बात करेंगे लाइक एज अ हंट्समैन तो लाइक एज अ हंट्समैन की हम बात करते हैं कि लाइक एज अ हंट्समैन जो है यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहता है. जो पोएट है वो ये पोम एक्चुअल में लिखी हुई है एडमंड स्पेंसर. तो हम कह सकते हैं कि दिस पोम वॉज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर. ओके, एडमंड स्पेंसर ने ये पोम लिखी हुई थी. ओके, इन्हीं को लेकर बीपीएससी ने एक्चुअल में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा है. यदि बीपीएससी ने 3.0 में इससे क्वेश्चन पूछा, बिहार एस्टेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा था. तो हमें एक एक चीज को समझना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है. ओके, एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे. ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे तो एडमंड स्पेंसर वॉज बोर्न इन 1552. मतलब ही वॉज बोर्न इन 1552. 1552 की यदि हम बात करें तो टूडर डायनेस्टी स्टार्ट हो चुकी थी. तो टूडर डायनेस्टी की यदि हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये फेमस एलिजाबेथन पोएट है. सर एलिजाबेथन की यदि हम बात करते हैं, सर एलिजाबेथन यदि हम एज की बात करें, सर ये एलिजाबेथन एज है क्या? यदि हम एलिजाबेथन एज की बात कर लेते हैं तो जो एलिजाबेथन की एज है इन इंग्लैंड इज 1558 टू 1603. 1603. ओके, इसी पर हम बात करेंगे. इसी को हम कहते हैं गोल्डन टाइम ऑफ लिटरेचर. गोल्डन गोल्डन टाइम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर के लिए सबसे गोल्डन टाइम ये माना जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क्स, ड्रामा, पोएट्री, इवन यहां पर पिकारिस के नॉवल लिखा था. किसने लिखा था? एक यहां पर एक बहुत प्यारा एक पिकारिस के नॉवल लिखा था. तो हम कह सकते हैं कि प्रोज राइटिंग स्टार्ट फ्रॉम एलिजाबेथन एज. ओके, बिकॉज क्यों स्टार्ट हुई एलिजाबेथन एज से? क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ थी, मतलब शी लव एंड लाइक लिसनिंग म्यूजिक एंड पोएट्री एंड वॉचिंग ड्रामाज. तो द poets and the dramatists of the era started writing many different plays and poems. Okay, अब इन्हीं को लेकर यदि हम बात करते हैं एडमंड स्पेंसर की
तो एडमंड स्पेंसर साहब 1552 ये 1552 में ये पैदा होते हैं एंड 1599 में इनकी डेथ हो जाती है। कब हो जाती है सर? 1599 में इनकी डेथ हो जाती है। एक बहुत अच्छे एसेइस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स लैम्ब। क्या नाम था? चार्ल्स लैम्ब। यदि हम चार्ल्स लैम्ब की बात कर लेते हैं तो चार्ल्स लैम्ब का एक बहुत प्यारा सा वर्क है ड्रीम चिल्ड्रन, याद होगा रैवरी। ओके, ड्रीम चिल्ड्रन रैवरी जो एक प्यारा सा वर्क है इन्हीं ने लिखा है, चार्ल्स लैम्ब ने। ओके, चार्ल्स लैम्ब के बारे में भी यदि हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे तो जो चार्ल्स लैम्ब हैं ये एक्चुअली में आपके किस एरा में आ जाएंगे? ये रोमांटिक एरा में, लेकिन इन्होंने रोमांटिसिज्म में लिखा कुछ भी नहीं है। ये इन्हीं पोएट ने, चार्ल्स लैम्ब ने एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा। मतलब एडमंड स्पेंसर जो हैं वो पोएट्स पोएट हैं। इट मींस कि वो कवियों के भी कवि हैं। कौन है? पोएट्स पोएट हैं, वो कवियों के भी कवि है। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो हमें हर एक छोटी से छोटी चीजें जानने की कोशिश करनी है। अब हम बात करते हैं चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। इन्हीं को चाइल्ड ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है एंड रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। इन्होंने एक मतलब ही इन्वेंटेड अ स्टेंजा, उन्होंने एक स्टेंजा को इन्वेंटेड किया था। इट्स कॉल्ड स्पेंसरियन स्टेंजा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्पेंसरियन स्टेंजा कहते हैं। ओके, व्हाट इज स्पेंसरियन स्टेंजा? इट्स राइमिंग इन आइम्बिक पेंटामीटर। आइम्बिक पेंटामीटर समझ गए? 10 सिलेबिक है। कितनी है सर? 10 सिलेबिक है। कितने मीटर है? पेंटामीटर है तो मींस 10 सिलेबिक है और आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? इसकी राइमिंग स्कीम बहुत इजी है। ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी। ओके, टोटल 9 लाइन्स है। ओके, याद रखिएगा 9 लाइन्स है। ओके, चलो मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं यहां पर। तो मुझे बताओ, एक मैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, एक आपको पता है एलेक्जेंड्रियन आपकी सोनेट है। ओके, एलेक्जेंड्रियन स्टेंजा है, उसमें कितनी लाइन होती है? एलेक्जेंड्रियन स्टेंजा में कितनी लाइन होती है? हाउ मेनी लाइन्स इन एलेक्जेंड्रियन स्टेंजा? ओके, और सबसे ज्यादा किस पोएट्री में एलेक्जेंड्रियन स्टेंजा का हमने यूज किया है? ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे आज कमेंट करके बताएंगे। देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए, लिटिल इज सर्टेनली नॉन अबाउट स्पेंसर। हम थोड़ा सा ही जानते हैं स्पेंसर के बारे में। स्पेंसर पोएट्स पोएट कहते हैं ना, यहां पर इन्हें चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ओके, कहते हैं लिटिल इज सर्टेनली नॉन अबाउट स्पेंसर, लेकिन हम कम जानते हैं, लेकिन बहुत सटीक जानते हैं उनके बारे में। ही वॉज रिलेटेड टू अ नॉवेल मिडलैंड फैमिली ऑफ स्पेंसर। ये मिडलैंड फैमिली है, वहां से ये रिलेटेड है। whose fortunes had been made through sheep raising। एक्चुअली में एक ऐसा लड़का जो कि भेड़ों को चराया करता था, शीप रेसिंग। ओके, इसी को लेकर इन्होंने एक बहुत प्यारा वर्क लिखा था अपना, शेफर्ड कैलेंडर। याद आया? शेफर्ड कैलेंडर। ओके, जो इनका एक वर्क है शेफर्ड कैलेंडर, ये बहुत प्यारा वर्क है। और एक ये जो वर्क है डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी। ओके, ये किसके लिए डेडिकेटेड है सर? ये फिलिप सिडनी को लेकर डेडिकेटेड है। किसके लिए डेडिकेटेड है? फिलिप सिडनी को लेकर डेडिकेटेड है, हमें ये पता होना चाहिए। कहते हैं हिज ऑन इमीडिएट फैमिली वाज नॉट वेल्दी। इनिशियली हम बात करें, इनकी फैमिली वेल्दी नहीं थी। कहते हैं ना कि जो गरीबी से पला हो, जो पॉवर्टी में पला हो, वो हमेशा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं he was entered as a poor boy। एक गरीब लड़की की तरह वो एक्चुअल में मर्चेंट टेलर ग्रामर स्कूल में क्या करते हैं? दाखला लेते हैं। ओके, अब सर ये ग्रामर स्कूल का मतलब होता क्या है? इसका मतलब सर ग्रामर स्कूल का मतलब क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर स्कूल? यदि आइए ग्रामर स्कूल के बारे में हम समझते हैं। यदि हम ग्रामर स्कूल के बारे में बात करेंगे तो सर ग्रामर स्कूल का मतलब क्या है? मतलब जैसे हम लोगों के प्राइमरी स्कूल होते हैं, वैसे ही इंग्लैंड के अंदर प्राइमरी स्कूल्स होते हैं। कौन से स्कूल्स होते हैं? प्राइमरी स्कूल्स होते हैं। ओके, इन्हीं को ग्रामर स्कूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इट्स कॉल्ड ग्रामर स्कूल। सो
इट्स लाइक अ प्राइमरी स्कूल, दीज स्कूल्स लाइक अ प्राइमरी स्कूल्स। तो ये एकदम गरीब फैमिली की तरह, पुअर बॉय की तरह एक्चुअली में एंटर करते हैं ग्रामर स्कूल में, वेयर ही वुड हैव स्टडीड मेनली लैटिन। और वहां पर वो क्या पढ़ते हैं, सिर्फ लैटिन पढ़ते हैं विद सम हिब्रू, हिब्रू भी पढ़ते हैं। हिब्रू आपको पता है ग्रीक एंड म्यूजिक की भी स्टडी करते हैं। कहते हैं इन 1569, इनका वर्थ कब हुआ था, 1552। कहते हैं 1552 से 1569, 1569 की बात करते हैं। When Spencer was about 16 years old, कितने साल के थे, ओनली 16 years old, his English version, जो इनका इंग्लिश वर्जन ऑफ पोएम्स था, by the 16th century French poet Joachim du Valley, and his translation of a French version of a poem by the Italian poet Petrarch appeared at the beginning of anti-Catholic prose tract. Okay, इन्होंने किसमें किया है, एंटी कैथोलिक, अंडरलाइन करिए दिस लाइन को, एंटी कैथोलिक प्रोज ट्रैक्ट में। ओके, अ थिएटर फॉर पॉलिपिटस वर्ल्डिंग्स, एंड दे वर नो डाउट कमीशन बाय इट्स चीफ ऑथर द वेल्दी Palmish expatriate Zen Baptista Vande Noot. Some of these poems Spencer later revised for his complaints volume. Okay, याद करते हैं। कहते हैं फ्रॉम मे 1569, फ्रॉम मे 1569 स्पेंसर वॉज अ स्टूडेंट इन प्रेमब्रॉक हॉल। ओके, इसी को हम पेमब्रॉक कॉलेज भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, पेमब्रॉक हॉल या पेमब्रॉक कॉलेज भी कहते हैं, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ओके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है पेमब्रॉक कॉलेज। ओके, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्हें डिग्री मिली थी। परहैप्स अ क्वार्टर ऑफ द स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें 1/4 स्टूडेंट जो थे, he was classed as a sizer, a student out of financially necessity, and perform various menial और semi menial duties। मतलब ऐसे वो लोग जो स्टूडेंट्स एकदम फैमिली बैकग्राउंड जिनका पुअर होता था, उन्हें कुछ मैनुअल और सेमी मैनुअल ड्यूटीज को परफॉर्म करना पड़ता था। He received a Bachelor of Arts. He received a Bachelor of Arts degree in 1573. 1573 में उन्हें क्या मिलती है सर, डिग्री मिल जाती है। बिकॉज ऑफ एन एपिडेमिक, उसी टाइम पर आपको पता है एपिडेमिक आया हुआ था, प्लेग कह सकते हैं हम, बिबोनिक प्लेग जो था उस टाइम आया हुआ था, तो एपिडेमिक था। इन्होंने लेफ्ट कैम्ब्रिज इन 1574 और इन्होंने 1574 में कैम्ब्रिज को लेफ्ट कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, बट ही रिसीव द मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन 1576। लेकिन याद रखना 15, आपको पता है 1552 में ये पैदा होते हैं। ओके, 1569 में एक कॉलेज में थे और 1576 में इन्होंने वापस से क्या ले ली सर, डिग्री ले ली। थोड़ा सा इनकी क्रॉनिकल वर्क को याद रखेंगे, क्रोनोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इलस्ट्रेशन ऑफ द लैम्प, आपको पता है लैम्प किसको कहा गया, इलस्ट्रेशन ऑफ द लैम्प फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस बाय विलियम ब्लैक। ओके, याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस बाय विलियम ब्लैक 1879। ओके, poem his best known friend at Cambridge was the slightly older Gabriel Harvey, a fellow of Pembroke, who was learned witty, इन्होंने बहुत सीखा बिटीनेस, enthusiastic for ancient and modern literature। अब आप जब वो कहां पर पहुंचते हैं, कैम्ब्रिज पहुंचते हैं, तो वो बहुत अच्छे से एंशिएंट एंड मॉडर्न लिटरेचर को, फ्रेंच लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और रोमन लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर, इनको वो पढ़ते हैं। बट ऑल्सो पेडेंटिक, बहुत पेडेंटिक होते हैं, बहुत डेवियस होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं। पेडेंटिक होते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पढ़ता लिखता है, डेवियस होते हैं एंड एम्बिशियस होते हैं। देयर इज नो रीजन, कोई और रीजन नहीं है टू बिलीव that Spencer shared the most distasteful of these qualities. But in the atmosphere of social mobility and among the new aristocracy,
of Tudor England, it is not surprising that he hoped for preferment to higher position. Okay, चलते हैं. स्पेंसर्स पीरियड, जो स्पेंसर्स का पीरियड था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, मतलब वो कैम्ब्रिज से पढ़ रहे थे, was undoubtedly important for the acquisition of his wide knowledge, not only of the Latin and some of the classics. उन्होंने कैम्ब्रिज में लैटिन के साथ साथ हिब्रू, संस्कृत, ग्रीक, ओके, एंड इटालियन, ओके, इस सारी लैंग्वेजेस को सीखा. इटालियन, ओके, फ्रेंच एंड इंग्लिश लिटरेचर ऑफ हिज नॉन इन अर्लियर टाइम्स. हिज नॉलेज ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म, जो उनकी नॉलेज थी ट्रेडिशनल फॉर्म्स की, एंड थीम्स ऑफ लिरिकल एंड नैरेटिव पोएट्री provided foundations for him to build his own highly original composition. अब यदि एक बात मुझे बताओ, यदि किसी इंसान को नॉलेज ही नहीं होगी तो वो कहां से कुछ क्रिएट कर पाएगा, वो कहां से किसी चीज को इन्वेंट कर पाएगा. तो एक्चुअल में कहते हैं स्कूल और कॉलेज एक दोनों कैसे हैं, स्कूल एंड कॉलेज प्ले अ वाइटल रोल इन लर्निंग इन एजुकेशन ऑफ एनी स्टूडेंट. कहते हैं विदाउट द रोमन एपिक पोएट वर्जिल्स, एनिएड इनका एक वक्त है इन द 15th सेंचुरी, इटालियन लुडोविको एरिस्टो ऑरलैंडो फ्यूरोसो एंड लेटर टॉर्कोटो टोसो ग्रूसलेमे लिवेरेटा इन 1581. स्पेंसर कुड नॉट हैव रिटन हिज हेरोइक, स्पेंसर नहीं लिख सकते थे हिज हेरोइक एंड एपिक पोएम द फेरी क्वीन without Virgil's bucolics and the later tradition of pastoral poetry in Italy and France. एक्चुअली में आप देखें, चाहे आप क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस ले लें, चाहे आप द जियो ऑफ माल्टा ले लें, चाहे आप विलियम वर्ड्सवर्थ का कोई भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स ले लें, या विलियम शेक्सपियर के आप कोई भी वर्क ले लें, ये कहीं ना कहीं से तो कॉपी है. ओके, यदि कहीं ना कहीं से तो उनका सोर्स है. ये बात तो हमारे ओशो ने भी कही है कि दुनिया में कोई भी चीज नई नहीं है, सब पुराना है, बस उसका मॉडिफिकेशन होकर आगे चीजें चली आ रही. कहते हैं एंड विदाउट द लैटिन एंड इटालियन एंड फ्रेंच एग्जांपल्स ऑफ द हाईली ट्रेडिशनल मैरिज और टू द सोनेट एंड कैनोजन फॉर्म ऑफ. यदि हम बात करेंगे यहां पर, एक मिनट रुकिएगा, चलो यहां पर हम बात करेंगे. तो फ्रेंच एग्जाम्पल्स ऑफ द हाईली ट्रेडिशनल मैरिज और द सोनेट एंड कैनोजन फॉर्म्स ऑफ पेट्रार्क, इन्होंने पेट्रार्क को भी बहुत फॉलो किया. एंड सक्सीडिंग सोनेटियर्स, एक बहुत अच्छे सोनेटियर्स बन जाते हैं. स्पेंसर कुड नॉट हैव रिटन हिज ग्रेट लिरिक एपिथैल्मियन, इन्होंने एक बैडिंग सॉन्ग लिखा था, अपनी वाइफ को लेकर. किसको बैडिंग सॉन्ग लिखा था? अपनी वाइफ को लेकर. एंड इट्स अकम्पनिंग सोनेट एमोरिटी, इन्होंने एक वर्क लिखा था एमोरिटी, जिसमें टोटल 89 सोनेट्स थी. कितनी सोनेट्स थी? 89 सोनेट्स थी. बहुत प्यारा वर्क है, कभी टाइम मिले तो आप इसे पढ़िएगा. इसके बाद कहते हैं एंड हिज ऑन पोएट्री, जो उनकी ऑन पोएट्री थी, रिपीटेडली engages with the opposition between प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैथोलिज्म. आपको पता है, जो आपका हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की. क्रिश्चियनिटी उस टाइम पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिस्ट. ओके, प्रोटेस्टेंट वो जो कि न्यू टेस्टामेंट को मानते थे, कैथोलिक जो ओल्ड टेस्टामेंट को मानते थे. वो कहते थे कि यदि तुमसे गाय यदि मर गई है, कोई बात नहीं, यदि तुमने किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा दिया, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, आ जाओ, तुम $100 $500 कुछ चांदी कुछ गोल्ड दान करो और तुम स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा तुम्हें, और ऊपर वाला तुम्हें माफ कर देगा. इस टाइम पर इस टाइप से कैथोलिक चल रहा था. प्रोटेस्टेंट की यदि हम बात करेंगे, जो प्रोटेस्टेंट थे वो एकदम वो कहते थे कि जो सच है वो बाइबल है, ओनली द ट्रूथ इज बाइबल, जो सच है वो बाइबल में, ओनली द ट्रूथ इज इन बाइबल, जो सच है वो कहां पर है सर? बाइबल में. द ट्रूथ इज इन बाइबल. ओके, जो सच है वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल में और कहीं पर भी नहीं. ओके,
कहते हैं कॉन्ट्रेरी टू अ फॉर्मर व्यू, जो इनका एक फॉर्मर व्यू है, देयर इज लिटिल रीजन टू बिलीव, एक बहुत छोटा सा कारण है टू बिलीव दैट ही इंक्लाइन टुवर्ड द प्यूरिटनिकल साइड, ओके, और इनका झुकाव प्यूरिटन्स की तरफ हो जाता है, ओके। देयर इज लिटिल रीजन, ये बहुत छोटा सा कारण है, ऐसा माना जाता है कि ही इंक्लाइन टुवर्ड द प्यूरिटनिकल साइड। His first non-appointment after bank of several years, when he may have been in the north of England, was in 1578 1578 as secretary to bishop। ये बिशप के कौन बन गए थे? ये सेक्रेटरी बन गए थे जॉन यंग ऑफ रॉचेस्टर, फॉर्मर मास्टर ऑफ स्पेंसर कॉलेज एट कैम्ब्रिज। स्पेंसर्स फर्स्ट इंपोर्टेंट पब्लिकेशन द सैफर्ड्स कैलेंडर 1579 और 1580 is more concerned with bishops and affairs of the English church than is any of his later work, okay। The patterns of meaning in Spencer poetry, यदि एडमंड स्पेंसर की पोइट्री में बात करते हैं, are frequently woven out of the traditional interpretation developed through classic times and his own of the pagan myth, divinities and philosophies, and out of an equally strong experience of the faith and doctrines of Christianity। These patterns, जो ये patterns हैं, he further enriched by the use of medieval and contemporary story, legend and folklore। Spencer's religious training was a most important part of his education। जो इस स्पेंसर की एक रिलीजियस ट्रेनिंग थी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी एजुकेशन का। He could not have avoided some involvement in the bitter struggles that took place in his university over the path of the new Church of England was to trade between Roman Catholicism and extreme Puritanism, okay? इस बात को आपको समझना होगा। द सैफर्ड्स कैलेंडर, अब हम बात करते हैं, इनके कुछ वर्क हैं, बहुत प्यारे 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 से वर्क इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने पहला वर्क क्या लिखा? द सैफर्ड्स कैलेंडर, ओके, द सैफर्ड्स कैलेंडर। सैफर्ड्स कैलेंडर कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेरी रेनेसा। रेनेसा, रेनेसा का मतलब होता है टू रीबर्थ, ओके, याद रखना। रेनेसा का मतलब क्या होता है सर? टू रीबर्थ, ओके, रेनेसा, ओके। रेनेसा का मतलब क्या होता है सर? टू बर्थ, टू रीबर्थ। ये 1550 के, ये आपका 1453 के आसपास से स्टार्ट हो चुका था फ्रॉम कांस्टेंटिनोपल, और ये जो कि आज की डेट में इस्तांबुल है, ओके। फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ वर्जिल, इन्होंने बहुत एग्जांपल को फॉलो किया है वर्जिल के, एंड मेनी लेटर पोइट्स, स्पेंसर वाज बिगिनिंग हिज करियर विद अ सीरीज ऑफ इकोलॉग्स। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक इकोलॉग्स की सीरीज से की थी। लिटरली सिलेक्शंस, यूजुअली शॉर्ट पोएम्स इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट्रोल डायलॉग। याद रखिएगा इसमें किस टाइप के डायलॉग थे? पेस्ट्रोल डायलॉग थे। सर पेस्ट्रोल का मतलब क्या होता है? पेस्ट्रोल समझते हो, जो आपके एकदम देहाती और गांव वाला जो माहौल में रहता है, वो उस टाइप पे इन्होंने पेस्ट्रोल डायलॉग्स रखे हैं। इन विच वेरियस कैरेक्टर्स, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इन द गाइज ऑफ इनोसेंट एंड सिंपल shepherds converse about life and love in a variety of elegantly managed verse forms, formulating witty, often satirical। समटाइम ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, समटाइम ये सटायरिकल बात करते हैं। कहते हैं opinions on questions of the day, the paradoxical combination in pastoral poetry of the simple isolated life of shepherds with sophisticated social ambitions of the figures symbolized or discussed by these shepherds and of their probable leadership has been of some interest in literary criticism, okay। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सैफर्ड्स की लाइफ के बारे में बताया कि उनकी हाउ मच आइसोलेटेड लाइफ ऑफ सैफर्ड्स विद द सोफिस्टिकेटेड सोशल एम्बिशंस, उनके जो आपके सामाजिक आकांक्षाएं हैं जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड है, उनको कैसे उन्हें सिंबलाइज किया है, उन्होंने इसी के बारे में सारी बातें की हैं, ओके।
गॉट इट? चलते हैं, एक बार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लग रहा है सेशन। ओके, टोटल आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। यदि आपने ये नहीं समझा तो समझना आपने एक बहुत बड़ा लॉस कर लिया। यदि आपको देखना है ना कि इसके क्वेश्चंस कब आए, तो एक काम करिए, आज ही बिहार एस्टेट का पेपर डाउनलोड कर लीजिए। बिहार एस्टेट 2024 वाला एक बार पेपर डाउनलोड कर लीजिए, पता लग जाएगा। ओके, पहला ही क्वेश्चन एडवर्ड स्पेंसर साहब से था। फर्स्ट क्वेश्चन किससे था सर? एडमंड स्पेंसर से था, याद रखना। कहते हैं इनका एक सेकंड वर्क आता है द फेरी क्वीन। क्या वर्क आता है सर? द फेरी क्वीन। सर व्हाट इज द फेरी क्वीन? द फेरी क्वीन इज अबाउट टूडर डायनेस्टी। ये टूडर डायनेस्टी के बारे में था, मींस एलिजाबेथ के बारे में था। द फेरी क्वीन कंसिस्ट ऑफ सिक्स बुक्स ऑफ फ्रेगमेंट। एक फ्रेगमेंट था और 6 बुक्स थी। वाओ, ईच टेलिंग द एडवेंचर ऑफ वन ऑफ ग्लोरेना नाइट्स। और हर एक स्टोरी जो बता रही है वो उनके एडवेंचर के बारे में बता रही है, वन ऑफ ग्लोरेना नाइट्स के बारे में। द स्टोरी इज एक्चुअली पब्लिश्ड दोज होलीनेस, द रेड क्रॉस नाइट, टेम्परेंस, सरग्योन, chastity, Brutomart, a female knight, friendship, ostensibly concerning Triamond and Camballo. Although these play a small part, justice and courtesy as a setting, Spencer invented the land of fairy and its queen Glorina. Okay, ग्लोरेना के बारे में, इसकी जो लैंड ऑफ फेरी है और उसकी क्वीन है ग्लोरेना। ओके, उनके बारे में He invented a 9-line stanza. इन्होंने 9-line stanza को इन्वेंटेड किया। The first 8 of 5 stresses and the last 6 whose rhyme pattern is AB AB BC BC C. In early 1595, यदि हम 1595 की बात करें, he published Amority and Epithalamion. इन्होंने जो लास्ट में 1595, इनकी डेथ ही हो गई थी 1599 में, तो 1599 ही डाइड, 1599 ही डाइड, वो 1599 में उनकी डेथ हो जाती है। एंड कहते हैं इन 1595 ही पब्लिश एमोरिटी एंड एपिथैल्मियन। उन्होंने एक बहुत प्यारा वर्क लिखा था एमोरिटी एंड एपिथैल्मियन। एक एक्चुअल में यहाँ पर एमोरिटी में 89 सोनेट्स हैं। ओके, जो इनकी जो वाइफ है एलिजाबेथ बॉयल, उनको डेडिकेटेड है। एंड एपिथैल्मियन एक बैडिंग सॉन्ग है। कैसा सॉन्ग है? बैडिंग सॉन्ग है। इन्होंने अपनी वाइफ, अपनी शादी वाले दिन अपनी वाइफ के लिए डेडिकेटेड किया था बैडिंग सॉन्ग। बहुत प्यारा सॉन्ग है, कभी पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। चलिए अब थोड़ा सा पोएट्स के वर्क्स को जान लेते हैं और उनके इंट्रोडक्शन को जानते हैं। देख रहे हो कितने स्मार्ट तरीके से रहते थे, बताओ। सिर्फ एक पोएट मैंने ऐसा देखा जिसने अपनी बीवी के लिए कुछ लिखा है, वरना सब अपनी प्रेमिकाओं को लिखते लिखते मर गए। ठीक है, अभी तो सुनने में भी आज आया है कि कुछ बिहार के जो बड़े बड़े चर्चित चेहरा था, उन्होंने भी शादी कर ली है गुपचुप तरीके से। शादी के जो कार्ड, इनविटेशन कार्ड है, वो जगह जगह बांटे जा रहे हैं। कमेंट करके बताना किसने अभी रिसेंटली शादी की है, कौन बनाए ट्रेंडिंग टॉपिक, कौन से एक बड़े चेहरे ने की शादी, जल्दी से कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यदि खबर नहीं हो तो एक खबर पता कर लेना। एक ऐसे जो लड़कियों पर खूब ताने मारते थे, खैर उन्होंने भी अब शादी कर ली, रिसेप्शन है आई थिंक सो। कहते हैं सेफर्ड्स कैलेंडर, इनका फर्स्ट वर्क था। 1576 में इन्हें डिग्री मिलती है और 1579 में पहला वर्क लिखते हैं। ओके, ये वो भी किस पे लिखा था? द लाइफ दे ही रॉट अ वर्क बेस्ड ऑन सैफर्ड्स लाइफ एंड हिज आइसोलेशन विथ सोफिस्टिकेटेड सोशल एम्बिशंस। इसके बारे में वो बताते हैं कि वो कैसे खाली है। कहते हैं पेस्ट्रल स्टाइल में इन्होंने लिखा हुआ है। पेस्ट्रल का मतलब समझते हो? आपका गांव वाला एरिया वाला स्टाइल है पेस्ट्रल स्टाइल में। इसमें कितने इकोलॉक्स हैं? इसमें टोटल मिला के 12 इकोलॉक्स हैं। कितने इकोलॉक्स हैं सर? 12 इकोलॉक्स हैं, याद रखना। 12 इकोलॉक्स की बात हुई है और ये 12 इकोलॉक्स बेस्ड ऑन मंथ्स हैं, बेस्ड ऑन मंथ्स, याद रखना, बेस्ड ऑन मंथ्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
इन्होंने इसे सूडोनेम से पब्लिश किया था, जिनका सूडोनेम था इमेरिटो। क्या नाम था सर? इमेरिटो। ये डायलॉग फॉर्म में है और इनके एक बहुत प्यारे दोस्त थे फिलिप सिडनी। इन्होंने फिलिप सिडनी के लिए डेडिकेटेड किया था। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि फिलिप सिडनी जो है, फिलिप सिडनी जो है उन्होंने कौन सा वर्क लिखा था। ओके, चलते हैं बात। इनका सेकंड वर्क आता है द फेरी क्वीन, ग्लोरिना एंड इट्स नाइट। ओके, ये फेरी एक लैंड है, द फेरी एक लैंड है और वहां की क्वीन है ग्लोरिना, एंड उनके एक नाइट के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। ओके, एक एलोगरिकल वर्क है जो कि टूडर डायनेस्टी के बारे में एक लॉन्ग एपिक पोएम है, स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा है। ए बी ए बी ए बी ए बी, बी सी बी सी, बी सी बी सी और सी। ओके, 24 बुक्स आर प्लान, टोटल 20 बुक्स प्लान थी, ओनली 10 बुक्स आर रिटन, सिर्फ 10 बुक लिखी गई। कितनी बुक्स लिखी गई? 10 बुक्स आर रिटन। ओके, चलते हैं अब इनके बारे में और जानेंगे। फिर आज इनके सेशन को, आज हम पोइट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर देन कल हम पढ़ेंगे लाइक एज अ हंट्समैन कंप्लीटली पोएम, जो कि परसों के लिए होगी। ओके, याद रखते हैं। कहते हैं एमोरिटी, पोइट्स वर्क है, बड़ा प्यारा है। इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन है। कहते हैं एमोरिटी, एमोरिटी है क्या? 1595 लिटिल लवर्स, लिटिल लव्स। ओके, ये लिटिल लव्स किसके लिए था सर? ये लिटिल लव्स था इनकी वाइफ के लिए। मैं कह तो रहा हूं एक ऐसा आदमी जिसने अपनी बीवी के लिए लिख दिया। इनकी बेबी का नाम था एलिजाबेथ बॉयल। ओके, ईबी से आप इन्हें याद। 89 सोनेट्स हैं और इसी सोनेट्स में से लाइक एज अ हंट्समैन, ओके, लाइक एज अ हंट्समैन आपकी सिलेबस का पार्ट है। लाइक एज अ हंट्समैन, लाइक एज अ हंट्समैन। ओके, याद रखिएगा। एड्रेस किया है यहाँ पर एलिजाबेथ बॉयल को। इसी के साथ साथ इन्होंने एक बैडिंग सॉन्ग लिखा है, एपिथेल्मियन इज अ बैडिंग सॉन्ग, जो कि 1595 में लिखा था। अब बैडिंग सॉन्ग से रिलेटेड है एलिजाबेथ बॉयल से। किससे रिलेटेड है? एलिजाबेथ बॉयल से रिलेटेड है। तो आज के लिए हमने क्या पढ़ा है सर? आज के लिए हमने कंप्लीटली एडमंड स्पेंसर के साहब के बारे में जाना कि हु इज एडमंड स्पेंसर एंड हिज लाइफस्टाइल एंड हिज एजुकेशन एंड हिज वर्क, एंड in which रैन, किस रैन में वो लिख रहे थे, किस रैन में ये काम कर रहे थे। ओके, इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाए तो अभी जाकर ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। इस क्लास का यूट्यूब पर देखने के लिए क्लिक बटन को जरूर क्लिक कर लेना। ओके, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। एंड आज के लिए थैंक यू सो मच, बाकी मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो नाउ यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद कार्तिक, इंग्लिश Karthik sir on English with Karthik sir. So thank you so much. Bye bye. Take care. Thank you.